अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और आपकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलें और परेशानियां दूर करे। तो आइए नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है अब्दुल हयात और आज है नावल की आई थिंक कि 13वीं किस्त बनती है या 14वीं बनती है। बहरहाल वो देख लेंगे, फिर थंबनेल पे ऐड कर लेंगे जो भी एपिसोड बनेगी। और इसको लिखा है शहज़ादी भट्ट ने। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम अपने नॉवल का आगाज़ करते हैं। जी, हशमत अली की कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, किस तरफ जाए, कहीं रूप बीबी हवेली तो नहीं चली गई। हशमत अली ने अंदाज़ा लगाया और गाड़ी हवेली के रास्ते पर डाल दी। सारे रास्ते हशमत अली दुआएं मांगता रहा कि रूप हवेली ही हो और सही सलामत हो, पर शायद अभी कबूलियत का वक्त नहीं था। हशमत अली गेट पर पहुंचा तो चौकीदार मज़े से सो रहा था। उसने चौकीदार को उठाकर उससे रूप के मुतालिक पूछा तो चौकीदार सर खुजाने लगा। हशमत अली का दिल किया उसे दो लगा दे। उसने जीप से मोबाइल निकाला और महबूब खानज़ादा को फ़ोन मिलाया। महबूब खानज़ादा की आंख अभी ही लगी थी जबकि उल्फत जाग रही थी। बेड की साइड टेबल पर महबूब खानज़ादा का मोबाइल वाइब्रेट हुआ। उल्फत ने पकड़ कर देखा तो हशमत अली की कॉल थी। सुने, हशमत चाचा का फ़ोन है, कोई ज़रूरी बात होगी। उल्फत ने महबूब खानज़ादा का बाजू हिलाकर उसे उठाया। महबूब खानज़ादा को भी लगा शायद बलाज खानज़ादा के मुतालिक बात हो, इसलिए उसने फ़ौरन उठकर फ़ोन रिसीव करके कान से लगा लिया। बोले हशमत चाचा, महबूब खानज़ादा ने संजीदगी से पूछा। महबूब साईं, वो दरअसल हशमत अली की समझ में नहीं आया कि वो कैसे बात शुरू करे। लाला ठीक है? महबूब खानज़ादा ने बलाज खानज़ादा के मुतालिक पूछा। नहीं महबूब साईं, कुछ ठीक नहीं है। हशमत अली ने परेशानी से कहा। आप कहाँ हैं इस वक्त? महबूब खानज़ादा बेड से खड़ा हुआ तो उल्फत भी खड़ी हो गई। मैं नीचे गेट पर हूँ, हशमत अली ने कहा तो महबूब खानज़ादा ने फ़ोन बंद किया और सोफे पर पड़ी टी-शर्ट उठाकर पहनी। कहाँ जा रहे हैं? बताकर तो जाएँ। उल्फत ने घबराहट से पूछा। नीचे जा रहा हूँ हशमत चाचा से मिलने। तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर तक आ जाता हूँ। महबूब खानज़ादा ने उल्फत के माथे पर बोसा दिया और कमरे से निकल गया। हशमत अली गेट पर खड़ा परेशानी से माथा मसल रहा था। चाचा क्या हुआ? क्यों परेशान हैं आप? महबूब खानज़ादा ने आते ही फ़ौरन पूछा। तो हशमत अली ने गहरा सांस लेते उसे सारी बात बता दी, जिसे सुनकर महबूब खानज़ादा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। ये क्या किया आपने चाचा? आप हानि को डेरे पर लेकर ही क्यों गए? महबूब खानज़ादा खुद परेशान हो गया। साईं बीबी बज़िद थीं। आप एक बार हवेली देख लें, शायद वो आ गई हों। हशमत अली को थोड़ी-सी उम्मीद थी। महबूब खानज़ादा ने सर हिलाया और फ़ौरन तेज़ कदम लेता अंदर की तरफ गया। पहले उसने रूप का कमरा देखा जो खाली था, फिर बलाज खानज़ादा का कमरा चेक किया, वो भी खाली था। आहिस्ता-आहिस्ता महबूब खानज़ादा ने खानम बीबी और हवेली का हर कमरा, जहाँ तक कि पूरी हवेली देख ली। पर होती तो मिलती ना। हशमत चाचा खानी पूरी हवेली में नहीं है। आप एक काम करें, गार्ड के साथ खानी को ढूँढने निकलें। मैं तब तक सबको इन्फॉर्म करके लाला को भी बाखबर कर देता हूँ। महबूब खानज़ादा ने हुक्मिया लहजे में कहा तो हशमत अली सर हिलाकर 5 मिनट में 50 गार्ड्स और 10 गाड़ियां समेत गांव का चप्पा चप्पा छान मार रहा था। महबूब खानज़ादा ने हवेली में सबको जगाकर सारी बात बता दी थी। फजर का वक्त हो रहा था, सब लोग नीचे डाइनिंग हॉल में जमा थे और रूप के लिए परेशान थे। यूसुफ खानज़ादा और महबूब खानज़ादा भी गाड़ी लेकर रूप को ढूंढने निकल पड़े। खानम बीबी ने फजर की नमाज अदा करके रूप के लिए ढेरों दुआएं की। हल्का हल्का दिन चढ़ गया था। बलाज खानज़ादा डेरे पर सारी रात सिगरेट नोशी करके अब कुर्सी पर सर टिकाए आंखें मूंद गया था। इस बात से अनजान के कल रात इसके सफाक रवैये की वजह से रूप लापता हो चुकी है। नताशा हवेली से निकलकर गांव के कच्चे रास्तों पर चल रही थी। चलते चलते इसके पांव दर्द होने लगे। तभी इसे दूर से गाड़ी के चलने की आवाज आई। नताशा फौरन डरकर भागते दरख्त की ओर में छुप गई। हवेली की गाड़ी थी जिसमें हशमत अली था जो रूप को ढूंढ रहा था, पर नताशा समझी वो उसे ढूंढ रहा है, इसलिए वो मजीद खुद के बचाव के लिए खुद के मुंह पर हाथ रख गई ताकि उसे के सांस की आवाज भी हशमत अली ना सुने। जब हशमत अली की गाड़ी आगे बढ़ी तो नताशा वहीं जमीन पर बैठकर फुट फुट कर रोने लगी। हवेली से तो वो भाग निकली, पर अब इसने जाना कहाँ था ये तो इसे मालूम ही नहीं था, क्योंकि राहिम शाह अब भी बलाज खानज़ादा की कैद में था और नताशा का राहिम शाह के अलावा कोई नहीं था। बलाज खानज़ादा की सफाकियत वो आज देख चुकी थी, पर उसने जो बलाज खानज़ादा के साथ किया इसके मुकाबले में ये सज़ा बहुत कम थी। बलाज खानज़ादा तो इसकी जान भी ले लेता तो कम था। नताशा को आज पछताओं ने घेर रखा था। वो दरख्त के साथ लगी बेआवाज़ रो रही थी। काश मैं गुनाह के रास्ते पर न चलती तो आज मैं भी अपनी ज़िंदगी में
खुश होती। नताशा ने उंगली के पोरों से चेहरे पर लगा खून चेक किया जो अब सूख चुका था। रूप कितनी बाहया और मोहब्बत करने वाली लड़की है जो सिर्फ अपने शोहर अपने महरम से मोहब्बत करती है, और मैं कितनी बेशर्म और गुनहगार हूँ। जराइम शाह के निकाह में रहते हुए भी बलाज खानजादा की पर्सनैलिटी से मुतासिर होकर निकाह पर निकाह कर बैठी। एक इज्जतदार और बावफा मर्द से निकाह करके मैं ज़ना करती रही। पता नहीं मेरे अल्लाह भी मुझे माफ़ करेगा या नहीं। अल्लाह तो बड़ा रहीम और करीम है, तो वाहिद है, अल्लाह शरीक है। मैं तेरी गुनहगार बंदी हूँ, मुझे माफ़। नताशा से अभी माफ़ी भी नहीं मांगी गई कि इसी के अल्फाज ही पूरे नहीं हुए कि इसके सीने में दर्द उठा। नताशा दर्द से कराहने लगी। अचानक मौत का खौफ इसे मजीद खौफजदा कर गया। अल्लाह मुझे माफ़। नताशा का फिर से दर्द उठा और वो ज़मीन पर लेट गई। वो लंबे लंबे सांस लेने लगी। दर्द बढ़ता जा रहा था। वो तौबा करना चाह रही थी, पर शायद तौबा का दर्द बंद हो चुका था, क्योंकि नताशा का बेजान जिस्म दरख्त के नीचे ज़मीन पर पड़ा था। इसकी आंखें खुली थी, पर वजूद सा हरकत में नहीं था। इसकी तौबा कबूल नहीं हुई थी। अल्लाह ने इसे तौबा की मोहलत ही नहीं दी थी। हशमत अली गार्ड समेत गांव की गली गली फिर रहा था। कुछ गार्ड पैदल चल रहे थे। सुबह की रोशनी हर सू फैल चुकी थी, पर रूप इन्हें कहीं नहीं मिली थी। अचानक हशमत अली की नजर एक दरख्त के ऊपर ढेर सारे मुंडलाते कौवों पर पड़ी। हशमत अली को जानने का तजस्सुस हुआ कि ऐसा क्या है दरख्त के नीचे जो कौवे मंडला रहे हैं। जैसे ही हशमत अली आगे बढ़ा तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। नताशा जमीन पर बेजान वजूद लिए पड़ी थी। हशमत अली से तो कितनी ही देर हिला भी नहीं गया। इसके हाथ पैर कांपने लगे। इसने जल्दी से फोन निकाला और महबूब खानजादा को सारी सूरत हाल से आगाह किया। यूसुफ खानजादा और महबूब खानजादा जो डेरे की तरफ जा रहे थे, इन्होंने गाड़ी वापस मोड़ी और हशमत अली के बताए हुए रास्ते पर गाड़ी डाल दी। तब तक हशमत अली ने महबूब खानजादा के कहने पर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। महबूब खानजादा और यूसुफ खानजादा तो नताशा की लाश देखकर सख्ते में चले गए। ये यहाँ कैसे आई? इसे तो लाला ने नजरबंद कर दिया था। यूसुफ खानजादा ने घबराई हुई कैफियत से कहा, और महबूब खानजादा भी तो यही सोच रहा था कि नताशा तय खाने से बाहर कैसे निकली। थोड़ी देर में पूरा गांव वहां जमा हो चुका था। हवेली में ये बात पता चली तो सबके सरों पर धमाका हुआ, सिवाय एक वजूद की जिसने नताशा को तय खाने से बाहर निकाला था। पर वो वजूद ये सुनकर खुद भी परेशान हुआ कि नताशा की लाश गाँव के एक दरख्त के नीचे पड़ी मिली है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, पर रूप अब भी लापता थी। महबूब खानजादा और यूसुफ खानजादा ने फैसला किया कि वो बलाज खानजादा को सब बता दें। वो दोनों फौरन डेरे पर पहुंचे तो बलाज खानजादा कुर्सी पर सर टिकाए सो रहा था। लाला उठे। महबूब खानजादा का तो डेरे की हालत देखकर दिमाग ही घूम गया। जगह जगह सिगरेटों की डब्बियां और सिगरेट गिरे थे। एक कुर्सी टूटी पड़ी थी और बलाज खानजादा मजे से सो रहा था। लाला उठे। महबूब खानजादा इसे महबूब खानज़ादा से फिर से महबूब खानज़ादा ने इसे फिर से हिलाया। वो फिर भी ना उठा। यूसुफ खानज़ादा ने गहरा सांस लिया और इधर-उधर देखा। पानी का जग पड़ा था। इसने जग उठा और पानी के छींटे बलाज खानज़ादा के चेहरे पर मारे। बलाज खानज़ादा ने हल्की सी आंखें खोलकर अपने सामने खड़े इन दोनों को देखा। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं छोटा बच्चा हूँ जो मेरे पीछे आ गए? बलाज खानज़ादा ने सीधे होते गुस्से से कहा। लाला, बात ही ऐसी है, हमें आना पड़ा। महबूब खानज़ादा ने संजीदगी से कहा, मैं इस वक्त कोई भी दुखड़ा सुनने के मूड में नहीं हूँ, चले जाओ यहाँ से। बलाज खानज़ादा ने फिर से सिगरेट जला ली। रात को रूप आपसे मिलने आई थी ना, अभी वो कहाँ है? यूसुफ खानज़ादा ने जब्त करते पूछा तो रूप के नाम से बलाज खानज़ादा का हाथ मुंह की तरफ जाता स्टिल हुआ, जिसमें इसने सिगरेट पकड़ा था। रूप? अचानक बलाज खानज़ादा के जहन में धमाके हुए। कल रात की सारी बातें इसके जहन में चलने लगी। वो जैसे जैसे सोच रहा था, इसका वजूद दलदलों की जद में आ रहा था। वो कल रात गुस्से में क्या करने जा रहा था? रूप को तलाक? अगर रूप उसे धक्का देकर डेरे से ना निकलती तो आज वो और रूप नहीं। नहीं। महबूब खान, रूप कहाँ है? बलोच खानज़ादा झटके से खड़ा हुआ। उसने सिगरेट जमीन पर फेंकी। इसके चेहरे का रंग पल में फक हुआ था। यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं लाला, रात को खानी आपसे मिलने आई थी, अभी वो कहाँ है? महबूब खानज़ादा ने उल्टा बलाज खानज़ादा से सवाल किया। क्या बकवास कर रहे हो? वो मुझसे मिलने आई थी पर चली गई थी। हवेली होगी वो। बलाज खानज़ादा कहते ही आगे की तरफ बढ़ा। उसका इरादा हवेली जाकर रूप से माफी मांगने का था, पर यूसुफ खानज़ादा की आवाज पर उसके कदम थम गए। लाला, रूप हवेली में नहीं है। यूसुफ खानज़ादा के कहने पर बलाज खानज़ादा झटके से मुड़ा। हवेली नहीं है तो कहाँ गई? बलाज खानज़ादा ने नासमझी से दोनों की तरफ देखा। आपने रात में इन्हें ऐसा क्या कहा कि वो रोते हुए डेरे से निकली? महबूब खानज़ादा को अंदर ही अंदर बलाज खानज़ादा पर तप चढ़ रही थी। महबूब खानज़ादा के सवाल पर बलाज खानज़ादा के दिमाग में फिर से रात वाले मनाज़िर घूमे। कुछ नहीं। बलाज खानज़ादा ने इन दोनों से नजरें चुराई, जो वो दोनों ही महसूस कर चुके थे। लाला खानी कल रात से लापता है। पूरा गांव देख लिया, खानी कहीं नहीं है। महबूब खानज़ादा ने बलाज खानज़ादा के सर पर बम फोड़ा।
वो फक चेहरा लिए महबूब खानजादा की तरफ देखने लगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कहाँ है रूप? बलाज खानजादा ने आपे से बाहर होते महबूब खानजादा का गिरेबान पकड़ लिया। लाला छोड़ें, आपकी वजह से रूप लापता है। आपने कुछ तो ऐसा कहा जो वो डेरे से रोते हुए निकली और लापता हो गई। यूसुफ खानजादा ने महबूब खानजादा का गिरेबान छुड़वाते बलाज खानजादा को इसकी गलती का एहसास दिलाया। बलाज खानजादा 2 कदम लड़खड़ाया। रूप बलाज खान दादा के होंठ फड़फड़ाए, आंखों में अनजाने खौफ से नमकीन पानी जमा हुआ और दिल जोर से धड़का। वो झटके से मुड़ा और जीप में बैठ सीधा हवेली पहुंचा। हवेली के गेट पर पुलिस खड़ी थी। बलाज खान दादा को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो लड़खड़ाते कदमों से जीप से निकला तो पुलिस ऑफिसर उसकी तरफ बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम सरदार साईं, वक्त लेने के लिए माजरत चाहता हूँ, पर आपकी बीवी की लाश के मुतालिक हमें आपसे कुछ सवालात पूछने हैं। पुलिस ऑफिसर के अल्फाजों पर बलाज खानजादा के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। उसका पूरा जिस्म कांपने लगा। ऑफिसर सोच समझ कर बकवास करो, मेरी बीवी जिंदा है। बलाज खानजादा ने इस ऑफिसर का गिरेबान पकड़ लिया, जिस पर बेचारे बलाज खानजादा को गुस्से में देख पसीने छूट गए। तभी वहां यूसुफ खानजादा और महबूब खानजादा आए और इन दोनों ने पुलिस ऑफिसर की जान बख्शवाई की। लाला, ये नताशा की बात कर रहे हैं। महबूब खानजादा ने एक और धमाका किया तो बलाज खानजादा का सर घूमने लगा। महबूब खानजादा ने इसे सारी बात बता दी। बलाज खानजादा का सर बुरी तरह चकराने लगा। नताशा तो नजर बंद थी, फिर वो बाहर कैसे निकली? बलाज खानजादा मुंह में बुड़बुड़ाया। इसने गुस्से से मुट्ठियां भींची और हवेली के अंदर कदम बढ़ाए। महबूब खानजादा ने पुलिस ऑफिसर से माजरत करके इसे वापस भेज दिया। किसने नताशा को तहखाने से निकाला? हवेली के लॉन्ज में सब मौजूद थे, जहां तक कि हवेली के नौकर भी मौजूद थे। बलाज खानजादा की आंखों से खून छलक रहा था। सब मुलाजमों की टांगें खौफ से कांप रही थी। बोलो, बलाज खानजादा इतनी ऊंची आवाज में धाड़ा कि सबके दिल दहल गए। सरदार से हमें कुछ नहीं पता, तो फुरा ने हिम्मत करके कहा। तो किसे पता है? जल्दी बोलो। 1 मिनट है तुम सबके पास। अगर 1 मिनट में गुनाहगार खुद सामने नहीं आया तो एक की सजा सबको मिलेगी। बलाज खानजादा ने सर्द लहजे में कहा तो सब मुलाजमों ने खौफ से थूक निकला। लॉन्ज में एकदम खामोशी छा गई। 10 सेकंड है तुम सबके पास। खामोशी में बलाज खानजादा की आवाज गूंजी। बताओ, किसने मदद की नताशा की? बलाज खानजादा हशमत अली की तरफ हाथ बढ़ाया तो इसने पिस्टल बलाज खानजादा के हाथ पर रख दी। मैंने, एक नस्वानी आवाज पर बलाज खानजादा ने पीछे मुड़कर देखा तो खानम बीबी की तरफ सबकी नजरें उठी। खानम बीबी, आपने? बलाज खान दादा ने बेयकीनी से कहा। हाँ, मैंने कल रात नताशा की मदद की। खानम बीबी ने गहरा सांस लेते कहा। लेकिन क्यों? आप नहीं जानती थी इसने मेरे साथ क्या किया है? बलाज खान दादा को खानम बीबी से ऐसी तवक्को नहीं थी। इसने जो किया इसकी सजा इसे मिल चुकी है। खानम बीबी ने बलाज खान दादा की तरफ देखते कहा। इनका इशारा नताशा की मौत की तरफ था। लेकिन आपने इसकी मदद क्यों की? बलाज खान दादा अपने सवाल पर कायम रहा। क्योंकि मैं चाहती थी वो तुम्हारी और रूप की जिंदगी से दूर चली जाए, वो इस हवेली से दूर चली जाए। इसलिए मैंने इसे भगा दिया, क्योंकि मैं जानती थी वो दोबारा वापस नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारा सफाक रवैया उसे तुम्हारे पास वापस नहीं आने देगा। और अगर वो हवेली में रही तो तुम्हारा ध्यान इस गुनाह में भटका रहेगा जिससे तुम खुद अनजान थे। खानम बीबी ने इसे हर बात खानम बीबी ने उसे हर बात खुले तरीके से बता दी तो बलाज खान दादा चुप सा कर गया। लेकिन मैं नहीं जानती थी वो मर जाएगी, खानम बीबी ने अफसोस से कहा। रूप, बलाज खान दादा सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठा और सर हाथों में थाम लिया। अब तुम बताओ, कल रात तुम्हारे और रूप के बीच में क्या हुआ था? बुराक खानजादा को रूप की गुमशुदगी से होल उठ रहे थे। उसने बलाज खानजादा से संजीदगी से सवाल किया तो बलाज खानजादा ने सख्ती से होंठ भींचे। चचा साईं, वो? बलाज खानजादा ने गहरा सांस लिया और सारी बात बता दी। खानम बीबी ने मुंह पर हाथ रख लिया। बुराक खानजादा 2 कदम लड़खड़ाए तो यूसुफ खानजादा ने उन्हें फौरन थाम लिया। चटाख! शारिक खानजादा गुस्से से आगे बढ़े और बलाज खानजादा के गाल पर थप्पड़ रसीद कर दिया। सबने चौंक कर शारिक खानजादा की तरफ देखा, फिर बलाज खानजादा की तरफ देखा, जो सर झुकाए मुजरम बना खड़ा था। 18 कबीलों का सफाक सरदार बलाज खानजादा आज अपनी ही हवेली में मुजरम बना खड़ा था। मुझसे गलती हो गई, मैंने रूप का निकाह तुमसे पढ़वा दिया। तुम तो इस लायक ही नहीं हो। शारिक खानजादा गुस्से से हाँफने लगे। बाबा साईं, मैं होश में नहीं। बकवास बंद रखो अपनी। एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर उसे कुछ हुआ तो। नहीं बाबा साईं, ऐसा मत बोले। रूप मेरी जिंदगी है, मैं अपने अल्फाजों पर शर्मिंदा हूँ। बलाज खानजादा घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। सब हवेली वालों ने हैरत और बेयकीनी से बलाज खानजादा की तरफ देखा, जो कल नताशा के मामले में सफाक हुआ था और आज अपनी मोहब्बत, अपनी महरम बीवी रूप के लिए घुटनों के बल झुक कर रो रहा था।
लाला संभालें खुद को। महबूब खान दादा अपने लाला को रोते देख तड़प कर आगे बढ़ा। लाला हमारे आदमी हर तरफ हानि को ढूंढ रहे हैं, मिल कर ढूंढ रहे हैं, इंशाल्लाह वो मिल जाएगी। महबूब खान दादा ने बलाज खान दादा को तसल्ली दी। नहीं, मैं खुद रूप को ढूंढने जाऊंगा। मैं जानता हूँ वो मुझसे नाराज होकर छुप गई है। मेरे अल्फाजों से बचने के लिए उसने खुद को छुपा लिया है। बलाज खानज़ादा खड़ा हुआ और बिना किसी की तरफ देखे हवेली के गेट की तरफ बढ़ा। हशमत अली भी बलाज खानज़ादा के पीछे लपका। सुबह से दोपहर और दोपहर से रात हो गई, पर रूप अब भी लापता थी। रूप बलाज खानज़ादा के अल्फाजों से बचने के लिए अंधाधुंध गांव के कच्चे रास्तों पर भाग रही थी। इसे खौफ था कि कहीं बलाज खानज़ादा इसके पीछे ना आ जाए और इसका और रूप का रिश्ता ना ख़त्म कर दे। वो बार बार भागते हुए पीछे मुड़कर देख रही थी। बलाज खानज़ादा के अल्फाजों का खौफ इस पर इतना सवार हो गया था कि इसे होश ही नहीं रहा था। वो आधी रात को अकेली गांव में भाग रही है। भागते भागते अचानक रूप का पांव मुड़ा और वो बुरी तरह ऊंधे मुंह गिरी। रूप पांव पकड़े जमीन पर तड़पने लगी। पांव मुड़ने की वजह से बुरी तरह दर्द होने लगा। तभी इसे गाड़ी की आवाज सुनाई दी। बलाज, रूप ने कांपते होठों से कहा। बलाज के अभी थोड़ी देर पहले के अल्फाज याद है। तुम जब भी मेरे सामने आओगी मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद कर दूंगा। रूप ने नफी में हिलाया और हिम्मत करके उड़ते खेतों में जाकर छुप गई। हशमत अली की गाड़ी रूप के पास से गुजर गई, पर रूप ने खुद को छुपाए रखा। पाँव का दर्द बढ़ने लगा, साथ रूप के आंसू भी ज़ारों कतार बहने लगे। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। आपने हर बार मेरा दिल दुखाया, मेरे साथ नाइंसाफियां की। मैंने हर बार आपसे मोहब्बत में आपको माफ़ किया, पर इस बार नहीं बलाज खानज़ादा। इस बार आपने नताशा के किए की सज़ा मुझे देनी चाहिए, पर अब आपको माफ़ी नहीं मिलेगी, आपको सज़ा मिलेगी। और सज़ा ये होगी, आपको रूप कभी मैसर नहीं होगी, ना रूप की मोहब्बत, ना खुद रूप। रूप ने बेदर्दी से आंसू साफ किए और खेतों से निकलकर चारों तरफ नजरें दौड़ाई। न बंदा न बंदे की जात। रूप ने खौफ से थूक निकला। इसे सही मायनों में अब एहसास हुआ कि वो सुनसान जगह पर अकेली खड़ी है, और जगह भी वो जिसके रास्तों से वो ला इल्म थी। बाबा, रूप अब खौफ से फूट फूट कर रोने लगी। यूसुफ लाला, रूप की समझ में नहीं आ रहा था वो किस तरफ जाए। वो लड़खड़ाते पाँव से आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी, पर रास्तों की इसे समझ नहीं आ रही थी। अचानक रूप को फिर से गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। वो खौफ से फिर से दूसरी तरफ भागने लगी। उसे लगा बलाज खानज़ादा है। वो फिर से अंधाधुंध भागने लगी। पाँव का दर्द उसे भागने से रोक रहा था, पर रूप को इस वक्त पाँव के दर्द से ज्यादा बलाज खानज़ादा के कहे हुए अल्फाजों से तकलीफ उठ रही थी। अचानक रूप के सामने गाड़ी आई और वो इस गाड़ी से टकराकर दूर जा गिरी। रूप की हल्की सी चीख निकली। इसका सर एक छोटे से पत्थर से टकराया। सुबह की भूखी प्यासी भागते भागते और भी थक गई थी। सर पर लगी चोट और खौफ से वो बेहोश हो गई। गाड़ी से 3-4 लड़के निकले। ड्राइविंग सीट पर चौधरी हुसैन था, वो भी फौरन बाहर निकला और बेहोश रूप की तरफ बढ़े। अरे यार, ये क्या कर दिया तुमने? एक्सीडेंट कर दिया, चौधरी हुसैन के दोस्त ने परेशानी से कहा। रूप का चेहरा उसके बालों की वजह से ठीक तरह दिखाई नहीं दे रहा था। इस वक्त गांव में सन्नाटा होता है। तभी मैं इजीली ड्राइविंग कर रहा था। मुझे क्या पता था इतनी रात को खूबसूरत दोशीदा मिल जाएगी। चौधरी हुसैन ने आंख मारते कमीनगी से कहा। तो इसके दूसरे दोस्त भी शैतानियत से मुस्कुराए। मुझे तो कोई भूतनी लग रही है, वरना इतनी रात को कौन लड़की बाहर निकलेगी? पहले वाले ने खौफजदा होते कहा। तुम भी ना यार। चौधरी हुसैन ने उसे तासुब से देखा और रूप की तरफ बढ़ा। किधर जा रहे हो? पहले वाले ने चौधरी हुसैन को बाजू से पकड़ कर रोका। तो अब क्या इसे यहीं छोड़कर भाग जाएं? जब कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आया है तो जी भी प्यास बुझाने दो। चौधरी हुसैन ने अपना सीना मसलते कहा और जमीन पर दो जानों बैठकर रूप के चेहरे से बाल हटाए। जैसे ही चौधरी हुसैन की नजर रूप के चेहरे पर पड़ी, इसकी आंखें फटी रह गईं। वो कितनी ही देर अपनी जगह से हिल भी ना सका। अब क्या इसे देख देख कर ही प्यास बुझाने का इरादा है? दूसरे वाले आगे बढ़कर कोफ्त से दूसरे वाले ने आगे बढ़कर कोफ्त से कहा, ये कोई आम लड़की नहीं है, गांव की सरदारनी है। सरदार बलाज खानज़ादा की मनकुआ है। चौधरी हुसैन ने अपने दोस्तों के सरों पर बम फोड़े। यार, फिर तो इसे यहीं पर छोड़ दे। तेरे गांव के सरदार की सफाकी के किस्से हमने अखबारों में पढ़े हैं और हम इसकी सफाकी का निशाना नहीं बनना चाहते। पहले वाले दोस्त ने डराने की कोशिश की, पर चौधरी हुसैन कुछ और ही सोच रहा था। उसने रूप को बाजू में उठा गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा दिया। यार, मैं तो कहता हूँ इसे छोड़ दे, वरना हम बेमौत मारे जाएंगे। चौधरी हुसैन का तीसरा दोस्त, जो कब से खामोश था, इतने समझदारी से काम लेते कहा, ऐसे कैसे छोड़ दूं? बहुत पुराने हिसाब निकलते हैं इसके शोहर की तरफ। चौधरी हुसैन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। इसके दिमाग में वो मनाज़िर घूमने लगे जब बड़ी पंचायत में बलाज खानज़ादा ने इसकी बेइज्जती करके इससे इसकी ज़मीनें छीनी थी। तेरा दिमाग तो ठीक है, शायद तो भूल रहा है वो तेरी बहन का ससुराल भी है। पहले वाले दोस्त ने उसे हालात की संगीनी का एहसास दिलाया। हाँ, याद है मुझे, तुम सब बैठो गाड़ी में।
चौधरी हुसैन ने गुस्से से अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए हुक्म दिया और रूप के पास पिछली सीट पर बैठ गया। इसके एक दोस्त ने ड्राइविंग सीट संभाली, चौधरी हुसैन की हवेली के रास्ते पर डाल दी। 10 मिनट में वो सब चौधरी हुसैन की हवेली के बाहर मौजूद थे। चौकीदार सो रहा था। चौधरी हुसैन ने रूप को बाजू में उठाया और अपने दोस्तों को वापस जाने का इशारा किया। एक बार फिर सोच ले यार, तेरी बहन का घर खराब ना हो जाए। इसके तीसरे दोस्त ने इसे फिर से समझाना चाहा, पर चौधरी हुसैन ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। फिक्र मत करो, इसे इस्तेमाल करूंगा और वापस भेज दूंगा। चौधरी हुसैन ने रूप के खूबसूरत चेहरे की तरफ देखते हल्का सा मुस्कुराकर कहा और हवेली के अंदर की तरफ बढ़ा, जबकि इसके दोस्तों ने इसे नासमझी से देखा। चौधरी हुसैन की बात इनके पल्ले नहीं पड़ी थी। पूरी हवेली अंधेरे में डूबी थी। चौधरी निसार अली गांव में नहीं थे। चौधरी हुसैन इस बात से मजीद शेर हुआ। इसने रूप को अपने कमरे में लाकर बेड पर लेटा दिया और इसके सराहने बैठ गया। बहुत खूबसूरत हो तुम, मानना पड़ेगा। बलाज खानजादा की किस्मत बहुत तेज है, जो इसे तुम जैसी कम उम्र अनछुई और खूबसूरत लड़की मिल गई। चौधरी हुसैन ने रूप के होठों को उंगली की पूरों से छुआ। लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारे शोहर से बदला लेना है। अगर कोई और वक्त होता तो तुम आज की रात चौधरी हुसैन के बिस्तर की जीनत बनी होती, पर मैं तुम्हारी इज्जत अपनी बहन की वजह से बख्श रहा हूँ। इस बलाज खानजादा से बदला लेने के लिए मैं दिन रात तड़पा हूँ और आज जब मुझे मौका मिल रहा है तो मैं इस मौके से फायदा उठाऊंगा। चौधरी हुसैन ने कमीनगी से सोचा और कमरे से निकलकर इसने कमरा बाहर से लॉक कर दिया। सुबह जब रूप को होश आया तो इस सब पर सबसे पहले इसके पैर और सर पर लगने वाली चोट पर दर्द उठी। हल्की सी सिसकी रूप के मुंह से निकली और वो उठ बैठी, पर जैसे ही इसका जहन बेदार हुआ उसने नजरें पूरे कमरे में दौड़ाई। ये मैं कहाँ आ गई? रूप खौफ में मुब्तला हो गई। अनजाना कमरा इसे खौफ में मुब्तला कर गया। वो बेड से उतरने लगी, पर पैर में शदीद दर्द के बाद वो कराते फिर से ढह गई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो आहिस्ता से बेड से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो। रूप ने जोर जोर से दरवाजा बजाया। कमरे के बाहर चौधरी हुसैन बैठा मजे से सेब खा रहा था। रूप की आवाज पर वो मुस्कुराकर फिर से अपने काम में मशगूल हो गया। रूप कितनी ही देर दरवाजा बचाती रही, पर चौधरी हुसैन ने कान नहीं धरे। दरवाजा खोलो बाबा, लाला प्लीज कोई तो दरवाजा खोलो। रूप दरवाजे के पास ही फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। प्यास की शिद्दत से उसका बुरा हाल हो रहा था। पानी रूप के सूखे होंठ हल्के से फड़फड़ाए। वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर लेटती चली गई और फिर से बेहोश हो गई। अंदर से खामोशी महसूस करके चौधरी हुसैन समझ गया कि रूह फिर से बेहोश हो चुकी है। चौधरी हुसैन गांव में होने वाले वाकया सुन चुका था कि कल रात सरदार बलाज खानदादा की पहली बीवी मर गई है और दूसरी लापता है, और गांव का सरदार बलाज खानदादा उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है। तड़पो और तड़पो बलाज खानदादा, ऐसे ही तुमने मुझे तड़पाया था, पहले मुझे सबा का रिश्ता ना देकर और फिर मेरी ज़मीनें मुझसे छीन कर। जब तुम थक कर बैठ जाओगे तब मैं तुम्हारे सर पर बम फोड़ूंगा। चौधरी हुसैन का कहका पूरी हवेली में गूंजा। उसने टेबल से गाड़ी की चाबियां उठाई और सीटी बजाता हवेली से निकल गया। सुबह से दोपहर और दोपहर से रात हो गई, पर रूप कहीं नहीं मिली। हवेली का हर फर्द रूप की खैर आफियत के लिए दुआ गो था। अलीना का तो रो रो कर बुरा हाल था और बुरा खान दादा ने तो खुद को चुप लगा ली थी। खानम बीबी खुद परेशान थी, सबको तसलियां दे रही थी। बलाज खान दादा ने गांव में क्या लाहौर तक पता करवा लिया, पर रूप ना थी न मिली। बलाज खान दादा के दिल में खौफ उठ रहे थे। उसका बस नहीं चल रहा था रूप इसके सामने आए और वो इसे खुद में छुपा ले। रूप एक बार वापस आ जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम्हें तुम्हारे हकूक दूंगा, तुम जैसा बोलोगी जैसा चाहोगी वैसा ही करूंगा, तुम्हारे पैरों में गिरकर तुमसे माफी मांगूंगा। बलाज खान दादा सुबह से भूखा प्यासा रूप को हर जगह तलाश कर रहा था। इस वक्त भी वो लाहौर में था और रूप को ढूंढ रहा था। इसने जीप एक साइड पर रोकी और दिल ही दिल में रूप से मुखातिब हुआ, पर उसका जमीर उसे मुलामत कर रहा था। वो हर बार रूप से वादा करता और हर बार तोड़ देता। वो हर बार रूप से कहता वो इसकी हर बात मानेगा, पर हर बार वो अपनी ही बात से फिर जाता। वो हर बार रूप से माफी मांगता था, ये कहकर कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, पर अगली दफा वो फिर उसका दिल दुखा देता था और रूप उसे हर बार माफ कर देती थी, क्योंकि वो एतराफ करती थी कि इसे बलाज से मोहब्बत नहीं इश्क है। ऐसा इश्क जिसमें रूप ने अपनी इज्जत नफ्स गवा दी। ऐसा इश्क जो बलाज खान दादा को सामने देखकर उसकी तरफ रूप को खींचता था और वो उसे बेबस सी बालाज खानजादा के पीछे पागल हो जाती थी। ऐसा इश्क जिसमें रूह पहले जिद करती कि बालाज खानजादा इसकी बात माने, पर अगले ही पल वो खुद बालाज खानजादा की हर बात पर आमीन कहती। ऐसा इश्क के रूप ने ये तक न सोचा कि बालाज खानजादा ने उसे ठुकराकर इस पर किसी और को फोकियत दी और निकाह किया।
بلاج خانزادہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوچے۔ اسے آج روپ کے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کا احساس ہو رہا تھا، پر افسوس آج روپ اس کے سامنے نہیں تھی کہ وہ معافی مانگتا اور روپ معاف کر دیتی، بلکہ اب تو اس کی غلطی معافی کے قابل نہیں تھی جو وہ کل رات کرنے جا رہا تھا۔ اس سب کے بعد اب پتہ نہیں روپ نے اسے معاف بھی کرنا تھا یا نہیں۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ بلاج خانزادہ ہارے ہوئے قدموں سے حویلی لوٹا، سب لاؤنج میں ہی بیٹھے اس امید سے بلاج خانزادہ کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ روپ کو لے آئے گا، پر اسے اکیلا آتے دیکھ سب کی امیدیں پھر سے دم توڑ گئیں۔ بلاج خانزادہ نے سب کی طرف دیکھتے سر نفی میں ہلا دیا۔ علینا، یوسف خانزادہ، سامان پیک کرو، ہم ابھی لاہور کے لیے نکلیں گے۔ براق خانزادہ نے علینا اور یوسف خانزادہ کو حکمیہ لہجے میں کہا تو سب نے براق خانزادہ کی طرف حیرت سے دیکھا۔ براق پتر، لاہور کیوں جا رہے ہو؟ خانم بی بی نے بھرائی آواز میں پوچھا۔ تو اور کیا کروں اماں سائیں، آپ کے پوتے نے میری بیٹی کے ساتھ ہر موڑ پر زیادتی کی ہے۔ براق خانزادہ کے الفاظوں پر بلاج خانزادہ کا سر جھک گیا۔ اس نے میری روح کو ہر موڑ پر آزمائش سے گزارا ہے۔ میں گاؤں آنے سے پہلے سوچتا تھا مجھے بلاج خانزادہ کے لیے روح کو مناتے سال لگ جائیں گے، پر میری بیٹی کا ننھا سا دل اتفاق انسان سے محبت کر بیٹھا اور آج وہ اسی محبت کی سزا بھگت رہی ہے۔ براق خانزادہ بات کرتے رو پڑے۔ شارق خانزادہ نے جلدی سے انہیں آگے ہو کر سنبھالا۔ مجھے معاف کر دو براق خان، میں تمہاری بیٹی کا خیال نہیں رکھ سکا۔ مجھے لگا تھا بلاج خان اس کی قدر کرے گا، پر میں غلط تھا۔ اس نے روپ کی قدر کرنی ہوتی تو اسے چھوڑ کر کسی اور سے نکاح ہی نہ کرتا۔ شارق خانزادہ نے غصیلی نگاہوں سے بلاج خانزادہ کی طرف دیکھا جو سر جھکائے مجرم بنا کھڑا تھا۔ سب اسے کوس رہے تھے، پر کوئی اس کے دل کی حالت بھی تو سمجھتا، وہ خود روپ کی ایک جھلک کے لیے کتنا تڑپ رہا ہے۔ نہیں لالا، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، بس ہمیں اجازت دیں، ہم خود روپ کو ڈھونڈ لیں گے، آپ سب بے فکر ہو جائیں۔ براق خانزادہ نے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے اور لہجہ ذرا سخت رکھا۔ شارق خانزادہ چپ سے ہو گئے۔ جاؤ سامان پیک کرو۔ براق خانزادہ نے پھر سے علینا اور یوسف خانزادہ کو حکم دیا تو وہ دونوں اپنے کمروں میں چلے گئے۔ صبا بھی یوسف خانزادہ کے پیچھے کمرے میں آئی اور سامان پیک کرنے لگی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ یوسف خانزادہ نے اسے اپنے کپڑے پیک کرتے دیکھ غصے سے پوچھا۔ آپ کے ساتھ، صبا نے کپ کپاتے لبوں سے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں میرے ساتھ جانے کی، یوسف خانزادہ نے غصے سے دانت پیستے کہا اور بیگ میں کپڑے بھرنے لگا۔ کیوں؟ صبا اس کی بات پر دم بخود ہوئی۔ جب تک میری بہن نہیں مل جاتی تم بھی اسی حویلی میں رہو گی۔ یوسف خانزادہ نے انگلی اٹھا کر ایک ایک لفظ چبا کر کہا تو صبا کا سر گھوم گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یوسف؟ میں آپ کی بیوی ہوں، جہاں جائیں گے آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ صبا نے یوسف خانزادہ کا ہاتھ پکڑتے بھرائی آواز میں کہا۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ میں آج تک روپ کی وجہ سے چپ تھا کیونکہ وہ خوش تھی لالا کے ساتھ، پر کل رات تمہارے لالا نے میری بہن کو اس قدر تکلیف پہنچائی ہے کہ وہ ہم سب سے روٹ کر پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ یوسف خانزادہ روپ کو یاد کرتے رو پڑا۔ ان سب میں میرا کیا قصور ہے؟ صبا کے آنسو اس کے گال بھگونے لگے۔ تمہارے لالا کا تو قصور ہے نا، جب تک میری بہن صحیح سلامت مل نہیں جاتی تم بھی یہیں رہو گی۔ یوسف خانزادہ بیگ اٹھایا اور کمرے سے نکل گیا۔ صبا اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ یوسف میری بات سنیں، میں کیسے رہوں گی آپ کے بغیر؟ صبا نے یوسف خانزادہ کا بازو پکڑتے کہا۔ جیسے میری بہن اذیت میں ہے تم بھی رہو اذیت میں، تاکہ تمہارے لالا کو احساس ہو کسی کو اذیت دینے سے خود بھی انسان خوش نہیں رہتا۔ یوسف خانزادہ جھٹکے سے بازو چھڑایا اور نیچے آ گیا۔ صبا تو اس کے الفاظوں پر سکتے میں چلی گئی۔ علینا بھی سامان لے کر آ چکی تھی۔ براق خانزادہ خانم بی بی کی طرف بڑھے اور ان کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ مجھے معاف کر دیں اماں سائیں، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اب آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، پر آج جا رہا ہوں۔ براق خانزادہ نے زاروں قطار روتے خانم بی بی کے پاؤں پکڑ لیے۔ خانم بی بی نے تڑپ کر براق خانزادہ کو سینے سے لگا لیا۔ بلاج خانزادہ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اتنے سالوں بعد دو بھائی ایک ہوئے تھے اور آج اس کی وجہ سے وہ دونوں پھر سے الگ ہو رہے تھے۔ بلاج خانزادہ نے صوفے پر بیٹھتے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ کتنی ہی دیر خانم بی بی نے انہیں سینے سے لگائے رکھا، پھر وہ شارق خانزادہ سے مل کر باہر کی طرف بڑھے۔ صبا کہاں ہے؟ علینا نے یوسف خانزادہ سے پوچھا۔ جب میری بہن مل جائے گی تو صبا کو بھی یوسف خانزادہ مل جائے گا۔ صبا یوسف خانزادہ نے ڈوک ٹوک انداز میں کہا اور لاؤنج سے نکل گیا، جبکہ اس کے الفاظوں پر بلاج خانزادہ نے بے یقینی سے سر اٹھا کر یوسف خانزادہ کی پشت کو دیکھا۔ محبوب خانزادہ بھی کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ صبا بے آواز آنسو بہاتی سیڑھیوں میں کھڑی آنکھوں میں سوال لیے سب کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کا کیا قصور تھا
जो यूसुफ खानज़ादा इसे सज़ा सुनाकर चला गया। बलाज खानज़ादा के दिल में दर्द उठने लगा। सबा की शिकवा के ना आंखें उसे मज़ीद तकलीफ से दो चार करने लगी। यूसुफ खानज़ादा ने ड्राइविंग सीट संभाली और वो सब रात के 12 बजे हवेली से निकल गए। लाउंज में खामोशी थी। महबूब खानज़ादा सबा की तरफ देख रहा था, जो सीढ़ियों में साकित खड़ी बेआवाज़ रो रही थी। उल्फत उसे चुप कराने में लगी थी। बलाज खानज़ादा सोफे पर सर झुकाए अपने गुनाह सोच रहा था। उसने ज़िंदगी में कौन से गुनाह किए जो पहले नताशा इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर गई, और जब रूप इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आई तो आज बलाज खानज़ादा के गुस्से की वजह से वो इससे दूर हो गई और इसकी वजह से सबा का घर खराब हो गया। बलाज खानज़ादा के दिमाग में टीसें उठने लगी। खानम बीबी चुप की चादर ओढ़े पता नहीं किन सोचों में गुम थी। शाहरी खानज़ादा और रुबाब सोफे पर बैठे आने वाले वक्त का सोच रहे थे। बलाज खानज़ादा के गुस्से की वजह से आज इनकी हवेली में सब बिखर गया था। इनका छोटा भाई इन्हें छोड़कर वापस चला गया था। यूसुफ खानज़ादा ने सबा से मुंह मोड़ लिया था, और सबसे बड़ी बात, रूप सबसे रूठ गई थी। लाउंज की खामोशी को मोबाइल रिंग की बजती टोन ने तोड़ा। बलाज खानज़ादा के मोबाइल पर अनजाने नंबर से फ़ोन आ रहा था। बलाज खानज़ादा ने फ़ौरन से पहले फ़ोन उठा लिया, ये सोचकर कि रूप होगी। हेलो रूप, बलाज खानज़ादा की आवाज़ में तड़प थी। सब लोग बलाज खानज़ादा की तरफ मतवज्जो हुए। बीवी की याद आ रही है, चौधरी हुसैन ने बलाज खानज़ादा की कैफियत से लुत्फ़अंदोज़ होते कहा। कौन? बलाज खानज़ादा का माथा ठनका। इसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो तारुफ करवाने में सारी रात पड़ी है। चौधरी हुसैन चलता हुआ रूप के करीब बैठ गया और इसके चेहरे के नकूश हाथ से छूने लगा। सीधी तरह बताओ कौन हो तुम और फ़ोन क्यों किया है? बलाज खानज़ादा को लगा वो ये आवाज़ पहले भी सुन चुका है। वो अपने दिमाग पर जोर लगाने लगा। इसे याद नहीं आ रहा था। बता दूंगा। वैसे तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है। कमसन क़यामत है। चौधरी हुसैन के अल्फाजों पर बलाज खानज़ादा का दिमाग घूम गया। उसने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां भींची। कौन हो तुम? रूप तुम्हारे पास है? बलाज खानज़ादा ने सोफे से खड़े होते गुस्से से दहाड़ा तो सब बलाज खानज़ादा को देखने लगे। महबूब खानज़ादा भी जल्दी से बलाज खानज़ादा के पास आकर खड़ा हुआ और मोबाइल के साथ कान लगाकर सुनने लगा। हाँ, तुम्हारी बीवी मेरे पास है और इस वक्त मेरे बेड पर मज़े से सो रही है। चौधरी हुसैन ने बलाज खानज़ादा को अंदर तक सुलझा कर रख दिया। हरामजादे, खबरदार, जो तूने मेरी बीवी को हाथ भी लगाया मैं तुझे जिंदा आग लगा दूंगा। बलाज खानज़ादा ने पास पड़ा उस पर गुस्से से जमीन पर बलाज खानज़ादा ने पास पड़ा वॉज गुस्से से ज़मीन पर मारा। गुस्से से उसकी रगें फूल गई थीं। तड़पो और तड़पो, तुम्हें तड़पना ही देखना चाहता हूँ मैं, जैसे तुमने मुझे तड़पाया था। कौन हो तुम? बलाज खानज़ादा ने लब भींचते पूछा तो महबूब खानज़ादा ने उसके हाथ से मोबाइल पकड़कर स्पीकर ऑन किया। जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? चौधरी हुसैन ने मुस्कुराकर पूछा तो उल्फत का दिल खौफ से लरज़ा। लाला, उल्फत के दिल से आवाज़ आई। बताओ कौन हो तुम और खानी तुम्हारे पास कैसे है? बलाज खानज़ादा की बजाय महबूब खानज़ादा ने सवाल किया तो चौधरी हुसैन फ़ौरन समझ गया कि मोबाइल महबूब खानज़ादा के हाथ में है। एकदम दिल में उल्फत का ख्याल आया तो उसने झटके से फ़ोन बंद कर दिया। हेलो हेलो, महबूब खानज़ादा 2-3 बार हेलो कहा पर फ़ोन बंद हो चुका था। बलाज खानज़ादा ने महबूब खानज़ादा के हाथ से मोबाइल पकड़ा और इसी नंबर पर दोबारा कॉल मिला दी जिस नंबर से फ़ोन आया था, पर नंबर बंद जा रहा था। उल्फत सीढ़ियों में सबा के पास खड़ी कांप रही थी। वो जान चुकी थी कि वो आवाज़ चौधरी हुसैन की है। उसने नज़रें उठाकर महबूब खानज़ादा की तरफ देखा जिसके चेहरे पर रूप को लेकर परेशानी के आसार थे। फिर उल्फत ने नज़रें घुमाकर सबा की तरफ देखा जो रो रही थी। यूसुफ खानज़ादा इससे नाराज़ होकर जा चुका था क्योंकि इसकी बहन रूप इसके लाला की वजह से लापता थी। जब महबूब खानज़ादा को पता चलेगा तो क्या वो भी मुझसे खफा हो जाएंगे, क्योंकि रूप को अगवा किसी और ने नहीं मेरे लाला ने किया है। उल्फत का पूरा वजूद कांपने लगा। खौफ से उसके पसीने छूटने लगे। लाला ने ऐसा क्यों किया? एक बार भी मेरा और मुस्तफ़ा का नहीं सोचा? उल्फत दिल ही दिल में सिर्फ सोचती रहेगी, लेकिन वो कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। वो चौधरी हुसैन की अयाश तबीयत से बखूबी वाकिफ थी, इसलिए उल्फत ने आंखें बंद करते महबूब खानज़ादा को बताने का फैसला किया कि फ़ोन पर आवाज़ और किसी और की नहीं, चौधरी हुसैन की थी। वो रूप की इज्जत अपने अयाश भाई से महफूज रखना चाहती थी। सुने, उल्फत ने महबूब खानज़ादा को पुकारा तो वह सवालिया नज़रों से उल्फत की तरफ देखने लगा। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। ना चाहते हुए भी उल्फत का लहजा लड़खड़ाया, जैसे कसूरवार चौधरी हुसैन नहीं वो है।
बोलो। महबूब खानजादा ने नरमी से कहा तो उल्फत आंसू पीती महबूब खानजादा की तरफ बढ़ी। बलाज खानजादा भी इसके साथ ही खड़ा था। वो बार बार चौधरी हुसैन का नंबर मिला रहा था जो बंद जा रहा था। चौधरी हुसैन ने फोन बंद करते मोबाइल ऑफ कर दिया। दिल में ख्याल आया कि कहीं इसकी वजह से एक बार फिर उल्फत का घर खराब ना हो जाए। उसका ज़मीर उसे लानत मलामत करने लगा। नहीं, महबूब खान उल्फत से बहुत मोहब्बत करता है और मैं कौन सा कुछ गलत कर रहा हूँ बलाज खानजादा की बीवी के साथ। मैंने कौन सा उसे अगवा किया है, ये खुद मेरी गाड़ी के आगे आई थी। मैं बस अपनी ज़मीनें वापस चाहता हूँ। चौधरी हुसैन के अंदर का शैतान फिर से जाग उठा। बलाज। रूप को होश आने लगा। उसके होंठों से पहला नाम बलाज खानजादा का निकला। चौधरी हुसैन इसके करीब से उठ गया। रूप आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलने लगी। इसने हल्की सी आंखें खोली तो अपने सामने एक अनजान शख्स को देखकर इसकी रूह फना हो गई। वो झटके से उठ बैठी और खौफ से चौधरी हुसैन की तरफ देखने लगी। कौन हो तुम? रूप ने अपना दुपट्टा ठीक करते खौफजदा सी होकर पूछा। अरे सरदारनी जी, आप डर क्यों रही हैं? फिक्र मत करें, अब यहाँ महफूज रहेंगी। चौधरी हुसैन ने मुस्कुरा कर कहा। मुझे मेरे लाला के पास जाना है। और तुम कौन हो? मैं यहाँ कैसे आई? रूप ने बेड की दूसरी साइड पर खड़े होते पूछा। आपके लाला के पास तो नहीं, पर आपके शोहर के पास जरूर भेज दूंगा आपको। और मैं कौन हूँ इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। रही बात यहाँ आने की, तो मैं आपके नाजुक सरापे को अपने इन बाजों में उठाकर यहाँ लाया हूँ। चौधरी हुसैन ने रूप की तरफ कदम बढ़ाए। वहीं रुक जाओ, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। रूप ने हिम्मत करके कहा। चौधरी हुसैन का कहका पूरे कमरे में गूंजा। ऐसी गलती मत करना सरदारनी जी, वरना सजा बहुत भारी मिलेगी। चौधरी हुसैन रूप के खौफजदा होने से खुश हो रहा था। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? रूप की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो कल रात बलाज खानजादा के अल्फाजों से बचने के लिए भागी थी। वो अपना रिश्ता बचाने के लिए इससे भागी थी और आज अपनी इज्जत इसे खतरे में लग रही थी। तुम्हारे शौहर से बहुत पुराने हिसाब निकलते हैं। चौधरी हुसैन ने गुस्से से लब भींचते कहा तो बलाज खानजादा के जिक्र पर रूप ने कर्ब से आंखें बंद की। तो इनसे हिसाब किताब मांगो, मुझे जाने दो। रूप कहते ही दरवाजे की तरफ बढ़ी तो चौधरी हुसैन ने तेजी से 2 कदम बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। रूप ने चौधरी हुसैन के हाथ में अपना हाथ देखा तो उसका पारा चढ़ गया। चट्टाक। रूप ने झटके से हाथ छुड़ाकर चौधरी हुसैन को सोचने समझने का मौका दिए बगैर उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। रूप ने एक लफ्ज चबाकर कहा तो चौधरी हुसैन ने गाल पर हाथ रख के सर घुमाकर रूप की तरफ देखा जो गुस्से से उसे ही देख रही थी। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर हाथ उठाया? चौधरी हुसैन पर। चौधरी हुसैन की आंखों से खून टपकने लगा। गुस्से से इसकी नसें फूल गईं। रूप को एकदम इससे खौफ महसूस हुआ। अगले ही पर रूप के बाल चौधरी हुसैन की मुट्ठी में थे। रूप की हल्की सी चीख निकली, साथ आंखों से आंसू लड़के। जानती है मैं कौन हूँ? चौधरी हुसैन नाम है मेरा। मेरे शर से आज तक किसी औरत की इज्जत महफूज नहीं रह सकी। तो पहली लड़की है जिसे चौधरी हुसैन ने अपनी कुर्बत नहीं बल्कि इज्जत बख्शी। और तूने क्या किया? मेरे मुंह पर तमाचा मार दिया। चौधरी हुसैन रूप के बाल मुट्ठी में जकड़े इसके मुंह पर फंकार रहा था और रूप इसके नाम में उलझ गई। इसे लगा वो ये नाम पहले भी सुन चुकी है, पर कहाँ। अचानक रूप के दिमाग में क्लिक हुआ, ये नाम वो बलाज खानदादा के मुंह से सुन चुकी थी। जब उल्फत के रिश्ते के लिए चौधरी निसार अली की हवेली आना था तो रूप ने जिद की कि वो भी जाएगी। तब बलाज खानदादा ने कहा कि वो नहीं चाहता चौधरी हुसैन की नजर रूप पर पड़े। तो तुम उल्फत के लाला हो ना? रूप का दिल खौफ से धड़क रहा था क्योंकि इतना तो वो जानती थी उल्फत का भाई अयाश तबीयत रखता है। हाँ, मैं उल्फत का भाई हूँ और अब तक अपनी बहन की वजह से तुम मेरे हाथों महफूज थी, पर अब तुमने मुझे थप्पड़ मार के मेरे अंदर के जानवर को जगाया है। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। चौधरी हुसैन ने रूप को बेड पर धक्का दिया तो वो ऊंधे मुंह गिरी। चौधरी हुसैन ने अपनी अजरक उतारकर साइड पर फेंकी और ऊपर साया फगन हुआ। महबूब खान, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, नंबर ट्रेस करवाना है। उल्फत ने अभी बात करने के लिए मुंह खोला ही था जब बलाज खानजादा महबूब खानजादा से मुखातिब हुआ। महबूब खानजादा ने हल्का सा सर हिला दिया। वो दोनों पुलिस स्टेशन जाने के लिए मुड़ने ही लगे थे जब उल्फत बोल पड़ी। बलाज लाला, मैं जानती हूँ ये नंबर किसका है। उल्फत के अल्फाजों पर महबूब खानदादा और बलाज खानदादा के कदम साकित हुए। वहां पर मौजूद सब ने उल्फत की तरफ हैरत से देखा जो आंसू पीने में मसरूफ थी। उल्फत, तुम्हें कैसे पता ये नंबर किसका है? तुमने तो नंबर देखा भी नहीं। महबूब खानदादा उल्फत की तरफ 2 कदम बढ़ा। उसने नासमझी से उल्फत से सवाल किया। वो मैं जानती हूँ, फोन पर आवाज किसकी थी? उल्फत ने घबराई हुई कैफियत में कहा। एक तरफ उसे रूप की फिक्र थी तो दूसरी तरफ उसे महबूब खानदादा से डर लग रहा था कि कहीं वो सच सुनकर उल्फत से खफा ना हो जाए, जैसे यूसुफ खानजादा सबा से हुआ। किसकी? बलाज खानदादा भी उल्फत की तरफ मतवज्जो हुआ, जो महबूब खानदादा की तरफ सहमी निगाहों से देख रही थी। किसकी आवाज़ थी? उल्फत, बताओ मुझे। महबूब खानदादा ने नरमी से पूछा तो उल्फत की आंखों से मोती टूट कर गिरे। हुसैन लाला की।
الفت کی آواز لانچ کی خاموشی میں گونجی۔ بلاج خانزادہ نے غصے سے مٹھیاں بھینچیں۔ اس کے دماغ میں چودھری حسین کا خیال کیوں نہیں آیا، جبکہ محبوب خانزادہ الفت کی طرف شکوہ کے نظروں سے دیکھنے لگا۔ الفت کا سر شرمندگی سے جھکتا چلا گیا۔ اسے محبوب خانزادہ کی آنکھوں میں شکوہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جلدی چلو محبوب خان، چودھری حسین روپ کے ساتھ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، بلاج خانزادہ نے عجلت میں کہا۔ لالا میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ الفت نے بلاج خانزادہ کو مخاطب کرتے کہا تو اس نے ہلکا سا سر ہلا دیا۔ محبوب خانزادہ نے دوبارہ نہ الفت کی طرف دیکھا نہ اس سے بات کی۔ اس کی خاموشی الفت کو اندر ہی اندر مار رہی تھی۔ بلاج خانزادہ کی جیپ خان حویلی سے نکلی۔ حشمت علی گارڈ کے ساتھ بلاج خانزادہ کے پیچھے حویلی نکلا۔ چودھری حسین نے روپ کو بیڈ پر دھکا دیا تو روپ اوندھے منہ بیڈ پر گری۔ پیر میں درد پھر سے ہونے لگا۔ چودھری حسین نے اپنی اجرک اتاری اور روپ کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے وہ روپ پر قابض ہوتا، روپ سیدھی اور اس نے اپنا بایاں پاؤں چودھری حسین کے سینے پر رکھ کر پوری قوت سے مارا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ چودھری حسین اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دور جا گرا۔ روپ نے موقع دیکھتے ہی کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ پاؤں کا درد بڑھتا جا رہا تھا، پر روپ کو اس وقت اپنی عزت کی فکر تھی۔ چودھری حسین تیر کی تیزی سے روپ کے پیچھے لپکا۔ اس نے ایک ہی جست میں روپ کو بالوں سے پکڑا۔ روپ کی چیخ نکلی۔ چودھری حسین اسے بالوں سے گھسیٹتا واپس کمرے میں لایا اور بیڈ پر پٹکا۔ بہت طاقت ہے تم میں، اب میری بھی طاقت دیکھو گی تم؟ چودھری حسین کا خون کھول رہا تھا۔ آج تک کسی بھی لڑکی نے اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کیا تھا۔ لڑکیاں اس کی قربت کے لیے مچلتی تھیں، پر روپ نے ثابت کر دیا وہ ایک پاک باز اور عزت دار لڑکی ہے۔ دنیا کی ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرے ساتھ غلط کر کے تم بچ جاؤ گے؟ بھول ہے تمہاری۔ بلاج خانزادہ تمہیں کتے کی موت مارے گا۔ روپ حلق کے بل چلائی۔ اسی بلاج خانزادہ کا غرور خاک میں ملانا ہے مجھے، اور یہ سب تب ممکن ہوگا جب تم اپنی عزت سے جاؤ گی۔ چودھری حسین نے ذرا سا جھک کر روپ کا جبڑا دبوچ لیا۔ میں مر جاؤں گی پر اپنی عزت پر ایک داغ بھی نہیں لگنے دوں گی۔ روپ نے چودھری حسین کے پیٹ میں زور سے لات ماری تو وہ پیچھے زمین پر جا گرا۔ روپ خانزادی نام ہے میرا، سردار بلاج خانزادہ کی منقوہ ہوں میں، اس گاؤں کے سردار کی سردارنی ہوں میں، اپنے بلاج کی عزت ہوں میں۔ مر جاؤں گی پر اپنے سردار کی عزت خراب نہیں ہونے دوں گی۔ روپ بفری ہوئی شیرنی کی طرح اٹھی اور بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑا لیمپ اس نے چودھری حسین کے سر پر مار دیا۔ یہ سب اتنا جلدی ہوا کہ چودھری حسین کو سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ چودھری حسین کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ اس کے ماتھے پر خون کی لکیر واضح ہوئی۔ روپ اس کے پاس سے تیزی سے گزرنے لگی تو چودھری حسین نے اس کا سوجا ہوا پاؤں پکڑ کر اتنی زور سے مروڑا کہ روپ کی دل دہلا دینے والی چیخ پوری حویلی میں گونجی۔ وہ دھڑم سے زمین پر گری اور درد سے تڑپنے لگی۔ چودھری حسین اٹھا اور روپ کی طرف بڑھا۔ اس نے روپ کا دوپٹہ گلے سے اتار کر دور اچھال دیا۔ گھٹیا انسان، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ روپ نے چودھری حسین کو دھکا دینا چاہا، پر چودھری حسین نے روپ کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لیے۔ گھٹیا میں نہیں، تمہارا شوہر ہے جس نے مجھ سے میری ساری زمینیں چھین لی۔ اب اسے پتہ چلے گا کسی کی ذاتی پراپرٹی چھیننے سے کیا ہوتا ہے۔ چودھری حسین کی گندی نظریں روپ کے گریبان کی طرف اٹھی تو روپ کے چہرے پر خوف کے سائے منڈلائے۔ یا اللہ میری عزت کی حفاظت کرنا، اے اللہ میرے محرم کو بھیج دے۔ روپ نے روتے ہوئے دل ہی دل میں دعا کی۔ اس سے پہلے چودھری حسین روپ کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرتا، روپ نے ہمت کر کے اس سے اپنا آپ چھڑوانے لگی۔ چھوڑو مجھے ذلیل آدمی۔ روپ چودھری حسین سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی، پر چودھری حسین کی گرفت مضبوط تھی۔ کتنی مرضی کوشش کر لو پر مجھ سے بچ نہیں پاؤ گی تم۔ چودھری حسین کمینگی سے ہنسا اور روپ کو کھینچ کر کھڑا کرتے اس کا ایک ہاتھ پکڑ کر بیڈ کی طرف لے جانے لگا۔ اچانک روپ کی نظر ٹیبل پر پڑی فروٹ باسکٹ میں رکھی چھری پر پڑی۔ روپ نے چودھری حسین کے ہاتھ پر دانت گاڑے اور جلدی سے فروٹ باسکٹ سے چھری اٹھائی۔ اگر اب تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا نا تو میں بہت برا کروں گی۔ روپ نے چھری چودھری حسین کی طرف کرتے اسے ڈرانا چاہا۔ اور تمہیں لگتا ہے چھوٹے سے چاقو سے میں ڈر جاؤں گا؟ چودھری حسین روپ کی بچگانہ حرکت پر کہکا لگا کر ہنسا اور روپ کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ رک جاؤ ورنہ میں سچ میں تمہاری جان لے لوں گی، روپ نے روتے ہوئے کہا۔ خوف سے اس کا دل کانپ رہا تھا، پر چودھری حسین شیطانی ہنسی ہنستے روپ کی طرف بڑھ رہا تھا اور روپ ڈرتے ڈرتے پیچھے کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ مجھے مارو گی تم؟ چودھری حسین نے اپنی طرف اشارہ کرتے کہا تو روپ کے آنسو مزید بہنے لگے۔ نہیں، خود کو، روپ نے ہچکی لیتے کہا اور ایک سیکنڈ کی دیر کیے بغیر اپنی آنکھیں زور سے میچتے اس کی سانسوں نے بلاج خانزادہ کا نام لیا اور روپ نے اپنے بائیں ہاتھ کی نس کاٹ لی۔ خون کے قطرے زمین پر گرے تو چودھری حسین کے طوطے اڑ گئے۔ یہ کیا کیا تم نے؟ چودھری حسین ہکا بکا روپ کی طرف بڑھا جو اب زمین بوس ہو چکی تھی پر ہوش میں ابھی بھی تھی۔ اے سردارنی آنکھیں کھولو، چودھری حسین نے اس کا گال تھپ تھپایا، پر روپ کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھی۔ صحیح معنوں میں چودھری حسین کو اب بلاج خانزادہ سے خوف آیا تھا۔ اس نے تھوک نکلتے روپ کی طرف دیکھا جو اب بے ہوش ہو چکی تھی، پھر اس کی کلائی کی طرف جہاں سے خون نکل کر فرش پر پھیل رہا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔
نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.